उसके बाद ये मैं इनके माँ बाप ने इनको इलाहाबाद पढ़ने भेजा। 2 4 6 8 महीने रहे होंगे। उसके बाद जैसा कि होता था इलाहाबाद में यहाँ के गाँव के लोग जाते हैं अस्थि विसर्जन वगैरह इन सब के लिए, तो कुछ लोग आए होंगे और वहाँ जाके उनके होंगे मिले होंगे, तो उनसे भाई बोला कि आपकी जो माँ है बहुत आपकी याद में रोती है। तो उनने उसी दिन इलाहाबाद छोड़ दिया उन्हें, और वो आगे लौट के गए। हमें वो नहीं करना था, पढ़ाई नहीं करना होता। इसके बाद इन्होंने फिर रॉबर्टसन कॉलेज में एडमिशन लिया जौनपुर में, जो कि आजकल शायद इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ है, वहाँ इनकी हुई शायद पढ़ाई लिखाई, बीए वगैरह शायद उन्होंने वो किया है इधर से। इसके बाद फिर ये यहाँ आ गए थे एमए के लिए, सागर से किया उन्होंने। सागर में एमए के जनसंपर्क वो उसमें रहे सब विभाग में, और ये 1900 जब 57 तक शायद जब उसके बाद बना है महाराष्ट्र बना है। और इनके और ये हमारे लिए 1 2 बार था, इनने सब बताया कि इनके साथ वो अवस्थी जी, राजेंद्र अवस्थी जी थे इनके साथ में, कादम्बरी के जो यार वो रहे हैं, बिल्कुल वो संपादक रहे हैं। आप लोगों को याद होगा 70s 80s में बहुत ही नामी नाम था, राजेंद्र अवस्थी रहे इनके भाई, साथ में ही बिल्कुल उठते बैठते थे। तो वो रहे और ये फिर आ गए, और वो फिर वहाँ हो गए, चले गए थे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में, और वो फिर वो हो गए। और फिर इसके बाद ये सागर में रहे, विश्वविद्यालय में रहे उस समय। उसके बाद ये हरदा में गए, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में रहे वहाँ। और उसके बाद वहाँ से आकर के इनने फिर अपना पत्रकार जीवन स्टार्ट किया, और वो ही रहा। इस दौरान ये अपनी ये वाली समितियों में भी रहे, कई इधर की पद्माकर उसमें रहे हैं समिति में। मेरे को याद है, छोटा था मैं, और ये जब पद्माकर जी की मूर्ति यही लेकर के आए थे जयपुर से, और जब ये आए हैं तांगे में बैठे, पूरा छिला था इनका, शायद एक्सीडेंट हुआ था अच्छा खासा मूर्ति लाते टाइम। और भाई उसी वाली उसकी स्थापना हुई थी मूर्ति की, जो कि लगी थी, अभी लगी है। जब ये आए थे हाथों में सब बंदी, सब पट्टियाँ लगी, चोट लगी, वो लगी, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह हुए थे इनके, और उस दौरान रहे। और इस समिति के अंतर्गत इन्होंने महादेवी जी वर्मा भी एक बार यहाँ आई थी सागर, उनका भी वो था किया। अशोक चक्रधर का भी मेरे लिए कुछ याद है प्रोग्राम, और विद्यानिवास मिश्र जी जो एक हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका मेरे को याद है यानी फंक्शन, ये सब भी होते रहे। और साथ में उनकी जो अखबार वाली वो होती रही, सब यानी कर दिया। और बस इसके दौरान कोई रहा अंत में, और अंत के कम से कम 5 6 साल उनको एक सेराइनल डिमेंशिया नाम का रोग होता है, वो हो गया था। बच्चों जैसे हो गए थे, बिल्कुल मेमोरी लॉस, सब पहचानना, और अंततः उनका वही था कि 2 तारीख को 2/11/2002 में दीपावली के दिन वो यानी एक्सपायर हुए थे वो, और उनका वो हुआ था, अंतिम वो हुआ था वो 4 नवंबर 4 नवंबर को हुआ था। तो इस प्रकार से उनकी वो रही जीवन गाथा, और बस और क्या बोले उनके बारे में। और जो भी है हमारे रमाकांत जी उनका बोलेंगे, हम लोग तो इतनी जानते हैं, उनके साथ में उठने बैठने वाले आप लोग हैं, ये लोग जरा और अच्छे से उनके बारे में बताइए। क्या है कि बोलने का भी एक अभ्यास होता है, तो हमारे शुक्ल जी मंच पे बहुत कम आए, तो थोड़ी बहुत तो चूक हो जाती है, लेकिन बहुत अच्छा बोली, बहुत अच्छी जानकारी थी। मैं डॉक्टर उमाशंकर शुक्ला जी को पापा जी नाम से, और उनकी मम्मी को मम्मी जी नाम से ही हम सभी दोस्त उनको बुलाते थे, पुकारते थे, पापा जी, मम्मी जी। वो वाकया है जब वो गोपालगंज में मस्जिद के सामने किराए के मकान में रहते थे, तो उनको हम लोग देखते थे कि बिल्कुल करीने से खादी के सफ़ेद कुर्ता पजामा, बिल्कुल कलफ किया हुआ, क्या स्मार्टनेस थी, और बिल्कुल झकाझक होकर निकलते थे। और ऐसी मम्मी जी
बहुत ही सिंपल, बहुत साधारण। जितने तड़क भड़क वाले पापा जी थे उतनी सिंपल साधारण मम्मी जी थी। जबकि मम्मी जी एमएलबी स्कूल की प्राचार्य थी और उनका अनुशासन उस वक्त देखते ही बनता था। उन्होंने अपने केवल काम से मतलब रखा, उस काम के अलावा उन्होंने कहीं कोई ध्यान नहीं दिया, परिवार और शासकीय कार्य। और पापा जी का ये काम था कि एक उनका अखबार निकलता था, साप्ताहिक जनमन। जनमन अखबार उस वक्त बड़े टॉप पे था। उसमें बड़े बड़े विद्वानों के, दिल्ली से, लखनऊ के, कलकत्ता के जो साहित्यकार थे उनके लेख आते थे। हम लोग अब क्या जाने, हम लोग उन लोगों को भी नहीं जानते थे, लेकिन ये देखते थे कि भैया ये कोई बड़े पत्रकार हैं और इनके बड़े बड़े लेख इनके बड़े बड़े लोगों के आते हैं। और दूसरी बात देखते थे कि सागर में हम लोग उस वक्त मध्य प्रदेश में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हुआ करता था, डीजीपी नहीं होता था, आईजी पुलिस होते थे। तो आईजी मध्य प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा मुखिया, और उसकी कार लाल बत्ती पे यदि आती थी मोहल्ले में सागर में तो केवल डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल जी के घर के सामने, आगे पीछे पुलिस। तो हम लोग बिल्कुल रह जाते थे कि अरे पापा जी के गजब के व्यवहार है, देखो तो आईजी डायरेक्ट। और ऐसा नहीं कि एक आईजी, जो भी मध्य प्रदेश का आईजी बनता था शुक्ला साहब के घर पे, डॉक्टर साहब के घर पे जरूर आना। और उनके बहुत अच्छे संबंध थे डॉक्टर उमाशंकर दीक्षित। मुझे याद है उमाशंकर दीक्षित बहुत पहले गृह मंत्री थे भारत सरकार में, और शायद उनकी बच्ची शीला दीक्षित जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, तो बहू रही उनकी उमाशंकर दीक्षित की। उनका बड़ा स्नेह, बड़ा ममत्व, बड़ा प्रेम रहा डॉक्टर उमाशंकर सिंह शुक्ल के ऊपर। और निर्भीक, ये नहीं कि संकोच करना, सीएम हो या कोई भी वीआईपी हो, डॉक्टर साहब तो सीधे पहुंचते थे, हाथ मिलाते थे, अपना परिचय देते थे। और बिल्कुल ये नहीं कि अब कहीं कुछ हो ना जाए, कोई टोक ना दे, कोई रोक ना दे। ये उनकी खूबी, और इस खूबी से वो बड़े विख्यात थे और उनको सभी सम्मान करते थे। ऐसे थे हमारे डॉक्टर उमाशंकर जी शुक्ल और हमारी मम्मी श्रीमती राजकुमारी जी शुक्ल। तो इसी कड़ी में मुझे बचपन में जिसका नाम, अब मैं हो सकता है कि अभी जो नाम है और पहले जो नाम था बचपन में, तो बचपन का नाम ना लेते हुए मैं डॉक्टर ईसा गंजू और टिनी, जो कि भोपाल से आई है और नातिन है, वो अपनी स्मृतियों को यहाँ तरोताजा करेंगी। शुक्रिया। मैं सभी यहाँ पे उपस्थित माननीय अतिथिगण सभी को नमस्कार करती हूँ। और डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल मेरे दादाजी, जिन्हें हम बब्बा जी कहते थे, और हमारी दादी श्रीमती राजकुमारी शुक्ल, उनके आज स्मृति आयोजन में ये मेरा एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि मतलब अनएक्सपेक्टेडली मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। एंड आई एम वेरी ग्लैड, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस अवसर पे मुझे आने का मौका मिला। इससे पहले कि मैं बब्बा जी के बारे में कुछ जो स्मृतियाँ हैं मेरे पास वो आप तक पहुँचाऊँ, कुछ शब्द मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ। रक्त प्रवाह शरीर संचारित करता है और विचार प्रवाह समाज को। रक्त की शुद्धि शरीर शोधन है और विचार की शुद्धि समाज शास्त्र। आज हम ऐसे ही समाज शास्त्री, जन कल्याण नायक, जनमन संपादक डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल शताब्दी पर श्रद्धांजलि एवं समाज कल्याण हेतु विचार विमर्श के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रजातंत्र के स्तंभ, पत्रकारिता में दक्ष मेरे परिवार के स्तंभ स्वर्गीय दादाजी को आज मैं पूरे हृदय और श्रद्धा के साथ याद करती हूँ और उनके द्वारा प्रशस्त मार्ग एवं उनकी पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अपने जीवन में निर्वाह करने की कामना करती हूँ। अब इसी के साथ सबसे पहली चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि मेरा जो
एक पेट नेम है जो उन्होंने मुझे दिया था, टूटू। वो मुझे टूटू बुलाते थे, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता था। और मेरे जिंदगी की सबसे पहली घड़ी उन्होंने मुझे दिलाई थी। मुझे आज भी याद है वो ब्राउन पट्टे की घड़ी। उनसे मुझे बस एक बार बोलना होता था कि बब्बा जी मुझे ये चाहिए। अगले दिन वो, चलो टूटू बेटा आओ, क्या चाहिए तुम्हें, लेने चलते हैं। ऐसे ही मेरी पहली साइकिल जब मुझे चाहिए थी तो मैंने उनसे ये मांगा था, और उन्होंने सबसे पहले मेरे बर्थडे के दिन आके मुझे वो साइकिल दिलवाने के लिए ले गए थे। हर संडे, उन्हें पता था कि जलेबी और समोसा हमें बहुत पसंद है, तो हर संडे मुझे याद है कि वो जलेबी और समोसा लेके हमारे यहाँ आते थे और चलो बेटा टूटू अपन खाएं, तुम्हें पसंद है। और उनकी एक दुकान जो अभी भी गोपालगंज में है, मुझे याद है, अभी भी हमें अगर जलेबी या समोसा खाना होता है तो हम वहीं से ही लेकर आते हैं। प्लस अंकल ने कुछ जो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी थी वो पहले ही बता दी अंकल ने, कि निर्भीक और किसी से न डरने वाले, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, उन्हें उनसे बात करने में या उनके पास जाने में बिल्कुल भी डर नहीं होता था। ऐसे ही एक स्मृति मुझे पापा ने बताई थी कि एक बार उनके प्रेस के उद्घाटन के लिए शायद उन्होंने सीएम का काफिला रोककर उनसे कहा था, आप पहले हमारे प्रेस का इनॉग्रेशन कर दीजिए आके। इतनी हिम्मत होना ये बहुत ही बड़ी बात है, एंड आई एम सो प्राउड कि ये हमारे दादाजी हैं। वैसे ही उनकी एक आदत जो अभी भी मुझे चाचा आए थे परसों, उन्होंने बताई, जिससे मुझे ये पता चला कि उनकी वो आदत मुझ में आई है कि चाय अगर छनी है तो गरम चाय, चाहे ठंडी भी नहीं हो पाएगी, वो पूरी पी जाते थे एक बार में। सेम वही आदत मेरी भी है, चाय छनते ही पूरी गरम पीनी है, ठंडा या मलाई तो उसमें आनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके की कुछ छोटी मोटी स्मृतियां हैं, एंड थैंक यू सो मच। एंड मैं बहुत दिल से उन्हें याद रखती हूँ और करती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है कि शुक्ल परिवार के परिजन यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनकी बड़ी बच्ची श्रीमती सीमा शुक्ला पांडे इलाज हेतु बॉम्बे में है। उनकी छोटी बच्ची चिप्रा शुक्ला भार्गव, उनके अब भागवत कथा चल रही है, तो उनका शामिल ना हो पाना, लेकिन नातनों का और अन्य परिजनों का यहाँ शामिल होना बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच में नगर के प्रबुद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक मौजूद हैं। श्री हरि सिंह जी ठाकुर, श्री शिलाकारी जी बकरी साहब, जो कि हमारे सरस्वती वाचनालय है उसके आप सुखदेव तिवारी जी के साथी हैं। श्री चंपक भाई अध्यक्ष हैं, सरस्वती वाचनालय के श्री चंपक भाई जी, श्री राजकुमार जी तिवारी जी, श्री भैयालाल जी राजपाली जी, श्री गुरुकांत तिवारी जी, श्री रवि विनोदे जी, श्री अंबिका यादव जी, श्री संतोष पाठक जी, श्री परसोत्तम सेन जी, श्री चंचल खरे जी, श्री राजेंद्र गर्ग जी, श्री विनोद तिवारी जी, श्री बसंत श्रीवास्तव जी, श्री रामकरण रावत जी, श्री अनिल श्रीवास्तव जी, श्री प्रधान जी, श्री अनिल जैन जी, श्री मुकेश तिवारी जी, श्री अभय सिंह ठाकुर, डॉक्टर अभय सिंह जी ठाकुर, और यूट्यूबर सौरभ दुबे, श्रीमती ममता भूरिया जी। आप गणमान्य लोगों की यहाँ सादर उपस्थिति चल रही है। हाँ, मैं माफ करिए, शुक्ला जी का चेहरा आगे आ गया। श्री लक्ष्मीनारायण जी जो कि गुरुजन हैं, वो हमारे बीच में मौजूद है, और उनकी गरिमामय उपस्थिति से निश्चित ही हम लाभान्वित हो रहे हैं। मैं इसी क्रम में उनकी दूसरी नातिन सौम्या शुक्ला, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में है और अपने मिस्टर के साथ यहाँ आई हुई हैं इसी कार्यक्रम के लिए, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो भी अपनी स्मृतियाँ यहाँ स्मृतियों से हमें अवगत कराएं। नमस्कार सभी को। आज अपने दादा दादी जी के याद में मैं कुछ शब्द बोल रही हूँ। मेरे दादाजी के साथ मुझे बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो भी मुझे उनके बारे में पता है, ये ज़रूर है कि वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे।
वो उनकी करिश्मे व्यक्तित्व के कारण वो हर जगह जाने जाते थे एंड हम सभी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। इसके अलावा ये भी ज़रूर है कि वो बहुत ही नेक लेखक थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें लिखी एंड उन्हीं सब किताबों के जरिए आज हम उनको याद करते हैं और वो हमारे दिलों में जीवित हैं। मेरी दादी श्रीमती राजकुमारी शुक्ला, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। शी वॉज प्रिंसिपल ऑफ MLB स्कूल। वो प्रिंसिपल थी MLB स्कूल में। उन्होंने हम सभी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा लाड़ और प्यार दिया। मुझे, मेरे छोटे भाई को, हम दोनों उनके साथ ही रहते थे। वो चॉकलेट्स देती थी और जो भी हमारे पास था, जो भी हम उनसे मांगते थे वो हमको तुरंत देती थी। बहुत ही लविंग और अफेक्शनेट महिला थी वो। एंड उसके अलावा जो मैंने उनसे सबसे ज़्यादा सीखा वो ये था कि एकांत को, अकेलेपन को कैसे इंजॉय करते हैं। वो बुक्स पढ़ती थी, वो म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। वो बहुत ही नेक महिला थी। तो हमने उन सब के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया और मैं गर्व के साथ ये बोल सकती हूँ कि मैं अपने दादा दादी के आशीर्वाद से ही, हम पूरा परिवार आज जो भी है जीवन में, सब कुछ उनके आशीर्वाद से ही है और ज़िंदगी भर उनकी मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही आगे बढ़ते रहेंगे और उनकी किताब और उनकी यादों से हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये परिजनों की द्वारा स्मृतियाँ आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल और स्वर्गीय श्रीमती राजकुमारी शुक्ल के लिए मैं एक नाम विशेष भूल गया था और कुछ संकोच के कारण भी। लोग कहते हैं कि यार भैया भैया मंच पे हावी है और भैया भैया का नाम ले रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कि ऐसे भैया के जो कार्य हैं इतने उल्लेखनीय है कि अपने आप को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे भैया श्री उमाकांत जी मिश्र जो कि श्यामलम के अध्यक्ष हैं, अपने कर्मवीरता के कारण, अपनी कर्मवीरता के कारण उनका नाम उल्लेखनीय है। मुझे मजबूरी में लेना पड़ रहा है, वरना संकोच में नहीं लेता, लेकिन आप सभी अवगत भी है कि उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के कुशल नेतृत्व में श्यामलम लगातार आगे बढ़ रही है और श्यामलम के ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित होते जा रहे हैं। और उसके बैनर तले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पहले जबलपुर थी संस्कार धानी, लेकिन अब जबलपुर में ऐसा कुछ नहीं होता। अब तो जो कुछ होता है सागर में होता है। तो सागर में यदि सागर को मध्य प्रदेश सरकार संस्कार धानी कहने लगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा उचित है। मैं इसी क्रम में अब मैं युवा साहित्यकार, सृजनकार, लेखक, जुझारू, उत्साही श्री आशीष जोशी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी बात यहाँ साझा करें। धन्यवाद रमाकांत भैया। आज श्री डॉक्टर उमाकांत शुक्ला जी और श्रीमती राजकुमारी शुक्ला जी की स्मृति में आयोजित इस बेहद पारिवारिक माहौल में, इस बेहद पारिवारिक कार्यक्रम में हमारे मंचासीन अतिथिगण, गांधीवादी चिंतक आदरणीय पंडित सुखदेव प्रसाद तिवारी जी, आदरणीय पंडित समाजवादी चिंतक जवाहर अग्निहोत्री जी, हमारे गुरु आदरणीय डॉक्टर सुरेश आचार्य जी और उनके गुरु श्री लक्ष्मी नारायण चौरसिया जी, हमारे बीच में संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष, सरस्वती वाचनालय ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय पंडित के शिलागारी जी, श्री उमाकांत शुक्ल जी और राजकुमारी शुक्ल जी के ज्येष्ठ पुत्र वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र शुक्ल जी, कनिष्ठ पुत्र इंजीनियर सौमेंद्र शुक्ल जी,
शुक्ला परिवार के सभी सदस्यगण, आदरणीय हरि सिंह जी, चंपक भाई, आर के तिवारी जी, असीम दत्त दुबे जी, आदरणीय यादव जी, संतोष पाठक जी, आदरणीय पुरुषोत्तम सेन जी, देवेंद्र जैन जी, वीरेंद्र प्रधान जी, डॉक्टर विनोद तिवारी जी, श्री एम.एल. तिवारी जी, भाई हमारे साथी कवि भाई तिवारी जी, आप सभी गणमान्य, हमारे दो मित्र बैठे हैं, शांतनु आचार्य और शत्रुंजय आचार्य, और तमाम हमारे इस सभागृह के सुधीजन। आज दोनों बेटियों के मुंह से सुनकर अपने परिवार की, अपने पूर्वजों की जो गाथा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये सारे आयोजन जो है सिर्फ इसीलिए होते हैं कि हम अपने पूर्वजों को कैसे याद कर पाएँ, और वैसे भी ये स्मृति आयोजन है। और इस स्मृति आयोजन में जब हम खुद परिजन यदि अपने पुरखों को नहीं जानते हैं, उनके बारे में नहीं जानते, तो हम जमाने की किताबें तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अपने घर को पढ़ने की भी कोशिश करना चाहिए। और जब कि डॉक्टर उमा शंकर शुक्ल जी, जिन्होंने सागर विश्वविद्यालय से आचार्य नंदलाल वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में जिन्होंने शोध कार्य किया था, उनकी पीएचडी जो है हिंदी के मूर्धन्य विद्वान आचार्य नंदलाल वाजपेयी जी के आदि सानिध्य में हुई। तो जो आचार्य नंदलाल वाजपेयी जी का शिष्य रहा होगा तो निश्चित तौर पे हिंदी के बड़े प्रकांड विद्वान तो रहे। और जहाँ तक मुझे उनके व्यक्तित्व के बारे में जितना मैंने सुना है, क्योंकि मुझे सौभाग्य नहीं मिला कि मैंने उनके किए हुए कामों को देखा हो। मैं चूँकि खुद एक राजनीतिक परिवार का, एक साहित्यिक परिवार का व्यक्ति हूँ, तो निश्चित तौर पर मेरे पितामह पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी जी से तो उनके नितांत संबंध, आत्मीय संबंध रहे ही होंगे, क्योंकि दोनों की भावनात्मक पृष्ठभूमि लगभग एक रही है, साहित्य हो चाहे वह पत्रकारिता हो। आदरणीय शुक्ला जी जहाँ पर साप्ताहिक जनमन के संपादक रहे और उन्होंने बहुत निष्ठापूर्वक जितने समय भी जैसे भी बन पड़ी उन्होंने पत्रकारिता की भी सेवा की। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कुछ समय सहायक प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दी। साथ ही खंडवा में कला और वाणिज्य महाविद्यालय में हरदा में उन्होंने प्राचार्य पद पे भी रहे कुछ समय, प्राइवेट कॉलेज था। लेकिन एक उन सब के बाद एक बात उनके समझ में आती है कि वे कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अक्खड़पन था जो उन्हें टिकने नहीं देता था, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हो, या विश्वविद्यालय की नौकरी के संबंध में हो, या अन्य जगह पर हो। जो उनके अंदर एक परशुराम था वो कभी कभी जाग उठता होगा। उन सब के बावजूद भी फिर राजनीति के क्षेत्र में कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत थे और लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में विभिन्न पदों पर भी वे आसीन रहे। अभी वाक्य आ रहे थे कि मुख्यमंत्री की गाड़ी को रोक लेना, ये उस समय के लोगों के अंदर हुआ करता था। उस समय कोई कितना भी बड़ा नेता हो, वो आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। आज दूरियां बढ़ गई हैं। तो आचार्य हमारे शुक्ल जी जो है वो उस पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति थे, 1924 में जिनका जन्म हुआ था। मेरे दादा का जन्म 1908 का था। आदरणीय शुक्ल जी उनसे छोटे थे, लेकिन जो सागर की जो परिपाटी रही है कि सागर में हम एक लंबी फहरिस्त रही है, जो साहित्यकार थे वे पत्रकार भी थे।
है ना, उनमें बहुत सारे नाम हैं। ज्वाला प्रसाद जोशी जी से लेके शिव कुमार श्रीवास्तव से लेके हम मतलब ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनमें आज श्री उमाशंकर शुक्ल जी भी उसमें से शामिल हैं कि जो साहित्य और समाज सेवा साहित्यकार भी थे और पत्रकार भी थे। पत्रकार के माध्यम से भी वे समाज सेवा में रत थे और राजनीति के माध्यम से भी वे समाज सेवा में रत थे। आज उनकी पुण्य स्मृतियों को उनके परिवार ने जीवंत किया, इसके प्रति मैं उनके परिवार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आतिक भाई का उचित उद्बोधन, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हमारे परम आदरणीय डॉक्टर सुरेशाचार्य जी अस्वस्थ चल रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ आए और अपने आप को अब थोड़ा अस्वस्थता के रूप में महसूस कर रहे हैं। तो मैं उनके आशीर्वाद वचनों के लिए मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं और उनके आशीर्वचन से ही हमारे लिए उत्तरोत्तर वृद्धि मिलेगी। नमस्कार। इस सभा कक्ष में उपस्थित मेरे गुरु लक्ष्मी नारायण जी चौरसिया, आदरणीय फ्रेंड, फिलासफर और गाइड रहे माननीय जवाहर के सलाहकारी जी, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों, बहुत दिनों से अस्वस्थता चल रही है और लगभग 4 माह के बाद घर से बाहर निकला हूँ। और निकलने का कारण डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल पर आयोजित यह कार्यक्रम ही है। जब डॉक्टर साहब नंदुलारे वाजपेयी के अंडर में पीएचडी कर रहे थे, तब मैं विश्वविद्यालय में पहुंच गया था और सागर विश्वविद्यालय में मैंने डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल को तदर्थ सहायक प्राध्यापक के रूप में काम करते देखा। डॉक्टर साहब के साथ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने ऐसे लोगों की एक पीढ़ी तैयार की थी जो अत्यंत स्वाभिमानी थी और किसी भी तरह की याचना करने में विश्वास नहीं करती थी। यहाँ पर पंडित सुखदेव तिवारी और जवाहर अग्निहोत्री जी बैठे हैं। ये दोनों भी उसी पीढ़ी के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि मैंने इन लोगों का वह समय देखा है जब इनके इशारे पर सागर उथल पुथल होने लगता था। डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल चाहते तो सागर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते, चाहते तो जिस क्षेत्र से चाहते वहाँ से टिकट मिल जाता तो एमएलए बन जाते, मंत्री बन जाते, मगर वे इतने मुंहफट और इतने जवान दराज थे कि उनके सामने कोई भी हो वे ठेठ में बात करते थे। और उनकी यह मुंहफट और जवान दराजी आज भी हमारे मंच पर विराजमान है। ये लोग भी उनमें से हैं जो अगर जरा झुक जाते तो पता नहीं कहाँ पहुँचते देश में और प्रदेश में। लेकिन एक पूरी पीढ़ी ने अपना सब कुछ ग्रहण किया स्वतंत्रता संग्राम से, वो गांधी से और पंडित सुखदेव प्रसाद तिवारी की तरह कभी जीवन में खादी के अलावा कुछ नहीं पहना। उमाशंकर जी ने हमेशा खादी पहनने का व्रत लिया और उसका निर्वाह किया। शिव कुमार श्रीवास्तव ने भी खादी पहनी जीवन भर। और भी लोग होंगे जिनको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन ये गिने चुने लोग हैं जिनने पूरे जीवन खादी पहनी। और डॉक्टर साहब के बारे में एक निवेदन करना चाहूँगा कि बुंदेली में उन पर काम होना चाहिए। बुंदेली साहित्य और बुंदेली संस्कृति के वे बहुत अच्छे जानकार थे, क्योंकि मैंने उनका अध्यापक का रूप देखा है और वे इतने स्वाभिमानी थे कि
विश्वविद्यालय में थोड़ा ही बहस हुई तो उनने इस्तीफा दिया और चले गए। वहाँ हरदा में प्रिंसिपल थे, वहाँ भी थोड़ी बातचीत हो गई तो इस्तीफा दिया और घर चले आए। डॉक्टर साहब ने कभी भी किसी भी तरह की मुरव्वत किसी खां के साथ नहीं की, और कोई भी हो जिस भाषा में बात करता था उसी भाषा में जवाब देते थे। उनसे प्रभावित होना स्वाभाविक था, मैं उनसे बहुत प्रभावित था, और अक्सर वे बैठ के बुंदेली की चीज़ें सुनाया करते थे। आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पी, तिगुना श्रम चौगुन हंसी, वर्ष 125 जीव, ये कहा करते थे। बुंदेली की तो अनगिनत चीज़ें उनको स्मरण थी, और उन्होंने बाद में तंग आकर सब कुछ छोड़कर जनमन अखबार में अपने आप को समर्पित कर दिया। सागर में एक बहुत दिनों बाद में कुछ लोगों का स्मरण करना चाहता हूँ। पंडित परमानंद वाजपेयी के साथ बैठकर वे चाय पिया करते थे। वे श्री कृष्ण सेलठ जी के यहाँ भी जाया करते थे, डॉक्टर बीबी राय के यहाँ कभी कभार रोकते थे। वे स्वामी कृष्णानंद से भी मिला करते थे। डॉक्टर औसाफ हुसैन एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे। हाँ, अग्निहोत्री जी कह रहे हैं उमाशंकर जी के साले विट्ठल भाई पटेल। तो डॉक्टर साहब किसी की पीठ पीछे कुछ नहीं कहते थे, जिससे कहना उसके सामने कहते थे। ये उनकी बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी। पूरा गोपालगंज पंडित परमानंद वाजपेयी के प्रभाव क्षेत्र में था, लेकिन उमाशंकर जी सामने से निकले तो वाजपेयी जी आवाज़ दे के बुलाते थे और भीतर हुक्म भेजते थे कि जरा चाय भेजो, और फिर वे शुक्ल जी को चिढ़ाते थे और शुक्ल जी उन्हें चिढ़ाते थे। हम लोग सुबह घूमने जाते थे या हॉकी खेलने तो ये सब देख लिया करते थे, तो मैं आई विटनेस हूँ इन घटनाओं का, चश्मदीद गवाह। मैं डॉक्टर शुक्ल के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ, और आप सबसे मैं क्षमा चाहूँगा, मैं बीच में चला जाऊँगा, मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, लेकिन डॉक्टर शुक्ल के चरणों में श्रद्धांजलि देने के लिए मेरा आना बहुत आवश्यकता था, और मुझे उन पर बड़ा प्रभाव उनका मेरे ऊपर पड़ा। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूँ, खूब सादर प्रणाम करता हूँ आप सबको। एक मिनट, एक शेर गालिब का सुनाना था, वो भूल गया मैं। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो उसका हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, महफिल की समा लूट ली। तो जैसा कि अब अंतिम चरण पे हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन हमारे बीच में और भी कई सम्मानीय श्रोतागण, अतिथिगण और सागर के जो नामचीन लोग आए हुए हैं उनके नामों का उल्लेख करना भी जरूरी हो जाता है। तो हमारे श्रीमती अंजना चतुर्वेदी जी जो कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज में है और श्यामलम के अधिकांश मंच संचालन वो ही करती हैं, तो आज मुझे मौका मिल गया, वरना ये भी मंच संचालन का उन्हीं का था। श्री धीरेन्द्र पांडे जी, डॉक्टर राजेश शुक्ला जी, श्री रामकर्ण जी रावत, श्री कपिल बैसाखिया जी, श्री हरीश झा, श्री सुबोध तामगा जी, श्री अजयपुरम, श्रीमती संध्यापुरम, श्री पंचरत्न जी, श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी, श्री राजू स्वर्णकार जी, सुबोध भाई, रामकर्ण रावत जी, संजू पांडे, पुष्पेंद्र दुबे जो कि कवि हैं और पुलिस डिपार्टमेंट पे होते हुए भी कवि हैं, ये भी बड़ी भारी बात है। फिर रिछारिया जी जो कि तहसीलदार थे और अभी रोमन शुक्ल के अभिन्न साथी हैं,
ऐसे महानुभाव हमारे बीच में हैं। और ममता भूरिया जी को मैं पहले बोल चुका हूँ, ममता भूरिया जी तो श्यामलम के किसी भी कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति होती ही नहीं है। वीरेंद्र प्रधान जी को भी मैं स्मरण कर चुका हूँ। आप लोग कृपया कर नाम बताते जाएं, यदि मुझसे चूक हो ही हो तो भूल सुधार हो जाएगी। विनोद तिवारी जी, जो कि श्री राम सेवा समिति प्याऊ, श्री साक्षी जी, वो भी है हमारे बीच में। तो इन्हीं सब के बीच में अब मैं खुद भूल गया हूं कि किसको बुलाना है। तो अब बचे हुए हमारे बहुत अच्छे वक्तागण, दो श्री सुखदेव प्रसाद जी तिवारी जी और श्री जवाहर अग्निहोत्री जी। तो आप लोगों का उद्बोधन हमें आशीर्वचन के रूप में मिलेगा। इनमें से मैं श्री सुखदेव प्रसाद जी तिवारी जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने उस समय की याद करते हुए कुछ ऐसी विशेष बातों से हमें अवगत कराएं जिससे हमारे जीवन में भी उल्लास हो और आपसे कुछ प्रेरणा मिले। साथियों, आज बहुत खुशी है उमाशंकर शुक्ल की याद करते हुए। सम्माननीय मंच और सब उमाशंकर जी के चाहने वाले जितने हैं सभागार में उपस्थित है। मेरा बहुत समय उमाशंकर जी के साथ बीता है। वो जन्मजात साहित्यकार थे, नगराली में पैदा हुए, सागर और जबलपुर में शिक्षा प्राप्त की और नागपुर में उन्होंने जनसंपर्क विभाग में सरकार काम किया। डीपी मिश्रा के वह बहुत निकटतम थे और जब वो जनसंपर्क विभाग में थे नागपुर में, तो उनकी एक बड़ी विशेषता थी, पूरे नागपुर में मान्यता थी कि कहीं कंपोजर में गलती नहीं होता। इतना ध्यान देते थे इसका पार वो हमने जीवन में देखा हुआ। वो सागर आए, जैसा बताया हमारे आचार्य जी ने, विश्वविद्यालय में रहे, पीएचडी की। हम मुख्य बात कहना चाह रहे हैं तो ये है, चलिए लोग हमारी आवाज़ समय साहित्य सागर में जो कुछ नाम मात्र कर रहा है, इन्हें के लिए व्यक्ति होते थे जो साहित्यकार, और वो 21 कहानियाँ हैं और हर कहानी पढ़ रहे लोग। बीची कसक उसकी भूमिका लिखी है नंदलाल वाजपेयी की, बड़ी विस्तृत भूमिका लिखी और वहाँ चलकर शुक्ल को बहुत अच्छा आने भविष्य का साहित्यकार। दूसरी पुस्तक उनकी 4 वर्षों बाद कागज की नाव, उनकी कहानियाँ। 62 में उनकी तीसरी पुस्तक लिखी जितने मैं इतनी बातें, उसमें 21 कहानियाँ। तीनों पुस्तकें कहानियों की है और मेरा ख्याल है वो पहले कहानीकार है जिन्होंने जल्दी कहानियाँ लिखी है और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। जैसा आचार्य जी ने बताया, बुंदेलखंड के लोकगीतों के ऊपर उनकी पहली प्रमाणिक पुस्तक है बुंदेलखंड के लोकगीत एक अध्ययन, जो मेरा ख्याल है बुंदेलखंड के लोकगीतों पर पहली पुस्तक है, मध्य प्रदेश सरकार ने उसको पुरस्कृत किया। एक बात और बहुत कम आदमी जानते हैं, उन्होंने बच्चों के लिए बात कथाएं लिखी थी, 1, 2, 3, 4, और वो मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में चलती थी।
पाठ्यक्रम में शामिल थी। इतिहास से बोलते हैं कि वो बहुत बड़े साहित्यकार थे, बड़े पत्रकार थे। जन्म निकलता था तो हम लोग तैयार रहते कलाकार थे, पढ़ने को उत्सुकता बनी रहती थी हमेशा, बड़े अच्छे पत्रकार थे। राजनेता भी थे। सबसे चंद्र का नाम जो सागर में महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, वो ये है कि वो सही मायने में साहित्यकार थे। 64 में सागर में एक मिश्र स्कूल का कार्यक्रम हुआ था, नंदलाल के बात की अध्यक्षता में हुआ था। उसमें पद्माकर के ऊपर चर्चा हुई। पद्माकर सागर के हैं और दुर्भाग्य से हम उनको सागर का नहीं बताते। रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में उनको माता का लिख दिया। शुक्ल जी बहुत बड़े आदमी थे, बड़े साहित्यकार थे। उनकी देखा देखी विश्वविद्यालय में भी लिखा, इवन हजार प्रसाद द्विवेदी में भी लिखा कर पद्माकर माता में था। तो 64 में जो सम्मेलन हुआ उसमें भालचंद्र राव पहले आए थे, औरंगाबाद विश्वविद्यालय में विभाग के हेड थे वो, और अपने सागर के लोकनाथ द्विवेदी सलाहकारी। इन दोनों ने बहुत मेहनत की और पद्माकर को खोज निकाला। पद्माकर का जन्म सागर में हुआ और पद्माकर सागर के हैं, ये तय हुआ। और उस बैठक में ये तय हुआ, 64 की बैठक नंदलाल वाजपेयी की अध्यक्षता कि सागर में 3 चीजें होना चाहिए। एक तो पद्माकर के नाम पर एक भवन बने, पद्माकर की आदमकालीन मूर्ति लगे और पद्माकर के ऊपर एक प्रमाणित पुस्तक। 64 में वहाँ शंकर जी ने कहा मूर्ति तो लगे, हाथ लगे। उसी दौर पैसे इकट्ठे हुए और मेरा ख्याल है, अब किसी को कहना नहीं चाहिए, पर लगभग 1.5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। एक कमेटी बन गई। प्रेरणा थी उस समय के कुलपति थी, उस समय कुलपति थे गणेश प्रसाद भट्ट, वो पद्माकर के वंशज थे। उस कमेटी में बहुत आदमी से शहर के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उस कमेटी में पैसा इकट्ठे हो गए, वो अध्यक्ष के पास जमा हो गए। उमा शंकर जी ने 65 में ही कहा कि आपको मूर्ति लगवाना है। भैया मूर्ति लग जाएगी बात है, नहीं मूर्ति तो लगेगी, अभी लगेगी। इतना मनावती ने वो व्यक्तिगत रूप से पैसे दिए और वो जयपुर से मूर्ति बनवा के लाए। मूर्ति लाते समय उनका एक्सीडेंट भी हो गया था, पर मूर्ति लगी। और 68 में वो किताब भी प्रकाशित हो गई। उस किताब के प्रकाशित होने पर बड़ा कार्यक्रम हुआ, बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर आए। एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ नागार्जुन के अध्यक्षता में, वो सबका श्रेय शुक्ल जी को था। उस समय सागर पूरा साहित्यिकमय हो गया। उसके बाद ये घटना हो जाने के बाद कुछ देश में स्थितियाँ बनी, बिगड़ी, इमरजेंसी लगी, बातें हुई। उस दौरान जैसा बताया पूरी तरह जल्दी ऑफिस में आ जाते थे, अक्सर से किसी की बात को सुनते नहीं। और कमेटी में थोड़ा सा विवाद हुआ, कार्यक्रम ये करता है तो वो करता है। बैठक होती थी किले में, भाजपा शुक्ल नंबर, तो वो समय निकल गया 2-4 साल का। 75 के बाद उन्होंने मीटिंग बुलाई, बड़ी मीटिंग हुई और उसका पुनर्गठन किया। और पुनर्गठन में
बाबूराव लालचंद जी, शेलर जी, भालचंद्रराव में अपने भालचंद्रराव शुक्ल DIG थे, उमाशंकर सचिव थे और हमको सचिव बनाया और तय हुआ कि अब अपन कोई साहित्यिक कार्यक्रम और साहित्यिक कार्यक्रम करने के लिए तय हुआ कि अपन महादेवी वर्षा को तय हो गया। ऐसा कुछ समय पहले न होती थी चलने भालचंद्रराव के कारण से लालचंद जी, बाबूराव सब बैठे, तय हुआ कि महादेव को बुलाना है। तो वहाँ शंकर जी ने बैंक में खाता खोला और कहा कि पैसे उठते हुए इसलिए हमें जमा कर। उनका भैया ऐसा बाद में जमा हो गया, तो कार्यक्रम 10,000 रुपया ले कार्यक्रम महादेव और परिवार के लिए कार्यक्रम के लिए पैसे कभी इसलिए नहीं है कि जो कमेटी में मेंबर थे वो इतने सक्षम थे कि पैसे की क्या आवश्यकता है ऐसी नहीं थी। महादेवी वर्मा को दिल्ली से और इलाहाबाद से सागर लाने का जुम्मा शेलर जी का गाड़ी जाएगी, गाड़ी फिर छोड़ने जाएगी, फिर लेके कोई द्वारा महादेवी यहाँ पे जाने लगी, यहाँ से जब गाड़ी गई लेने को उस पर एक पुलिस का गाड़ी लगा। 5 जब लौट के आई तो आपने उसने कहा कि आपको पुलिस में गाड़ी भेजने की क्या जरूरत है? हमारे पास क्या है जरूरत पड़े। जब यहाँ से जाने लगी तो खुद पुलिस वाला आया गाड़ी करने, अब आप अर्जुन जी मुख्यमंत्री थे, तो लगा लोगों महादेवी जी इलाहाबाद से आएगी, सागर लंबी यात्रा है, वो राजकीय नीति रहेगी, इलाहाबाद से आएगी पटना में रात उतरेगी, अब वो टिकट ले गए, जब वो लौटी तो बड़ी पसंद हिमाचल प्रदेश में सागर में सुंदर सागर सबसे आगे था। बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। अजय जवाब भाई सब ऐसे बड़ा कार्यक्रम हुआ। यामिनी चतुर्थी को बुलाया इसके लिए यहाँ पर सब बड़ा कार्यक्रम हुआ। ये मेरी बाकी बात थी जो वो कर सकते और खरीद के बस वो कमेटी सागर के लिए वरदान सागर की एक व्यवस्था है एक बात और पुराने आपको बता शंकर जी के कार्य करने की आप लोगों को अच्छा लगेगा। क्या हुआ हमको शुक्रवार के साथ 4 बजे शुक्रवार की साथ 4 बजे का था और वो आए हमारे पास कल ज़्यादा रहते के वजह में दौर आए थे उनका संचार हमने कहा कल कार्यक्रम हो जाएगा नहीं पड़ेगा फिर 24 घंटे है अब यहाँ बताओ लेकिन कार्य कहा है हम लोग गए हमारे
वो कमेटी जो है उनके नाम पर थी, वो आज होती तो उमा शंकर का नाम हमेशा किए। उस कमेटी को कैसे बर्बाद कर दिया या अलग कर दिया हमारे मुझे मालूम है। ईरान में उन्होंने पत्र भी लिखा, मित्रों में छपा भी, हमारी कमेटी काम कर रही है। उसके बाद भी कमेटी की एक सदस्य ने बैठक बुला ली और आप लोग के दाम लोग कमेटी बुला ली। अगर आप पहले पूछे उन्होंने अपना मकान दान कर दिया कि बाद का कभी 10 नए सरपंच आ गए। आज हमें ये पता है कि आपने कहेगी कि आज तक कि वो क्या होगा, कहाँ वो खान है, कहाँ मिलता है क्या है, वहाँ जंगल पूरे सबसे बड़ी लगन से तैयार उसका हमको और पूरा जंगल जी का यहाँ का व्यक्तिगत पत्र है। वो बड़े साहित्यकार थे, बड़े पत्रकार थे, बड़े राजनेता थे, बड़े काम को सौंपे जाते थे। डीपी मिश्रा सागर से भोपाल जंग लगाए, सारी व्यवस्था से करके और क्यों कोई अंतर नहीं हुआ, लेकिन बच्चे लोग आए अब पूरा कर उनके कारण रहे। आज अगर बहुत खुशी की बात की है कि उनके नाम पर हमने कम से कम कागज में आपको मैं सोच रहा हूँ उनका जन्म 24 का है, 2 सितंबर 24 आने वाला है। और मैं आज आप सबके बीच में पूजा कर रहा हूँ, आप लोगों की ध्यान रखिए और हमें कैसे याद करा दीजिए। उनका शताब्दी समारोह 9 सितंबर को 2 सितंबर 1924 मोदी पुस्तकालय ऊर्जावान नौजवान की पहचान है। हमारे सुखदेव प्रसाद तिवारी निश्चित रूप से ऊर्जावान नौजवान के रूप में गिने जाएंगे कि इतने अंधेरे में और बगैर माइक के उन्होंने निर्बाध गति से अपनी बात रखी, वो विचलित नहीं हुई। मैं ऐसे श्रद्धेय तिवारी जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने जो 101 वर्ष के लिए सरस्वती वाचनालय में डॉक्टर उमा शंकर शुक्ल जी के कार्यक्रम को आयोजित करने की बात कही, उसके लिए शुक्ल परिवार की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जो बाहर खड़े हुए हैं कृपया कर आ जाए। हम लोग इतनी गर्मी में परेशानी से जूझते हुए, पसीना से नहाते हुए बैठे हुए हैं, तो आप लोग ठंडी हवा क्यों ले रहे हैं? श्री मुकेश तिवारी, श्री चंपा भाई, श्री अजय पुरम, श्री पंचरत्न जी, कृपया मेरी बात सुन लें। लेके जाना आप सभी से निवेदन है, आसन ग्रहण करें। आप लोग श्री राजपाल जी, श्री विरोधी जी, श्री विनोद तिवारी जी, आप सबसे आग्रह है कि अगर अपना आसन ग्रहण करें, हमारे अतिथियों को सुने। के बारे में 2 शब्द बयां करना चाहता हूं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। आइए सलाहकार जी। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में पधारे हमारे श्रद्धेय बड़े
भाई अनिरुद्ध जी, आदरणीय दादा गुरुदेव प्रसाद तिवारी जी, बड़े भाई आशीष जी और इस आयोजन को ऊंचाई करने वाली संस्था श्यामला उसके अध्यक्ष और समस्त सदस्यगण और प्रबुद्धजन श्रोतागण सभी को नमन करता हूँ। तो सबसे पहले तो उमाशंकर जी शुक्ल को मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी बात में यहाँ से शुरू करूँगा क्योंकि ये कार्यक्रम समापन की ओर था, लगभग मैं 20 मिनट तक किया हूँ और वो इस वजह से कि वो जो पत्रकारिता स्वतंत्रता संग्राम के दौर से शुरू हुई वह एक मिशन पत्रकारिता थी और मिशन पत्रकारिता आज़ादी के बाद में जो दूसरा चरण था उसको उमाशंकर जी शुक्ल जैसे पत्रकारों ने आगे बढ़ाया। वो वर्ष में 4 विशेषांक निकालते थे और चारों 20-30 1/4 साइज उनकी रहती थी। उनके फिक्स जो है विज्ञापन दाता थे वो उन्होंने कभी किसी से लिफाफे वाली पत्रकारिता नहीं की। मैं क्षमा चाहूँगा यहाँ जो श्रोता वर्ग है और नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, आजकल पत्रकारिता जिस दिशा में जा रही है वो बहुत ही चिंतनीय और शर्मनाक है। शहर में 2 पत्रकारों के विरुद्ध FIR हो गई है तो ब्लैकमेल करने के चक्कर में। कहने का तात्पर्य ये कि उमाशंकर जी शुक्ल साइकिल से चलते थे और उस 1978 के दौर में मैंने भी साइकिल से पत्रकारिता की शुरुआत की। उन दिनों लेकर शीशे के अक्षर होते थे जो एक अक्षर को उठा करके एक स्टेप होते थे उसको कंपोज किया जाता था। फिर वो पढ़ने पर चढ़ाव बहुत मेहनत वाला प्रिंटिंग प्रोसेस था। उसमें यदि एक गलती रह जाए किसी मात्रा की काम अनुदान की तो वो 30-35 किलो का वजन का पूरा तेज उठा के नीचे रखना पड़ता था। फिर उस गलती को सुधारा जाएगा। बच्चों के बहुत पूर्ण शिक्षित थे इसलिए वो एक भी गलती अपने अखबार में नहीं रहने देना चाहते थे। उन्होंने जीवन भर खादी वस्त्र धारण किए, दूसरे के ड्रेस से प्रिंटिंग करते थे। फिर उन्होंने अपनी खुद की प्रिंटिंग मशीन दी। 1 वर्ष तक वो मशीन प्रिंटिंग मशीन फेंक रखी गई, उसको कोई फिटिंग करने वाले नहीं मिले। फिर जैसे जैसे फिटिंग हुई तो उसको चलाने की समस्या, क्योंकि लिमिटेड लोग ही इस शहर में कंपोजिटर और प्रिंटिंग का काम करते हैं। हमारे घर के सामने गुरुवारी के यहाँ 2 ऐसे कर्मचारी रहते थे। एक प्रिंटर जिनका नाम घनश्याम चित्रकार था, उनके भाई मुन्ना चित्रकार 8वीं क्लास तक पढ़े थे, लेकिन उनकी कंपोजिंग इतनी परफेक्ट होती थी कि वो ये कह देते थे कि भाई साहब इसमें 3 गलतियाँ हैं, अब आप सोच लीजिए। तो इस तरह के मेहनत की पत्रकारिता थी उस समय जो आदरणीय उमाशंकर जी शुक्ल ने जिसको आगे बढ़ाया। लिमिटेड प्रेस हुआ करते थे, लिमिटेड साधन थे और ऐसे में अपने सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ना बहुत कठिन बात थी। उन्होंने कुछ दिनों तक राजनीतिक पार्टियों से भी संबंध रखा। शहर में राजचंद्र जी, BM कंपनी और कुहारा छाप बिल्डिंग ऐसे 4 उनके मुख्य विज्ञापन दाता थे जो विशेषांक में उनको इतना देते थे ताकि उनका विशेषांक प्रिंट हो जाए। उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और न किसी से याचना की। इस शहर में उस दौर में 2 थाना प्रभारी थे जिनके इश्तिहार पर 2 इश्तिहार कंधे पर 2 इश्तिहार होते थे। एक का नाम था AS बुंदेला और दूसरे का नाम था राजाराम मालवी। ये राजाराम मालवी वही है जिसने राजू भटनागर को एक कैबिनेट कैबिनेट में अध्यक्ष करवाया। इसलिए ये जिक्र करना जरूरी है कि राजाराम मालवी और बुंदेला जी से उमाशंकर जी शुक्ल के अच्छे संबंध थे और वो इनको सहयोग किया करते हैं। बहुत ही सीमित संसाधनों में उन्होंने अपनी पत्रकारिता का सफर तय किया और सामाजिक सरोकार के लिए देखिए कि उनकी जो श्रद्धेय धर्मपत्नी थी राजकुमारी शुक्ल, मेरे ख्याल से वो पीछे उसमें एग्जाम में रही। हाँ, वो हमारी चाची के साथ में भी उन्होंने वहाँ शिक्षा का वो किया। उन्होंने वृंदावन बाग के एक शटर में अपनी प्रेस स्थापित की। उसके पहले द्विवेदी जो गोपालगंज में डॉक्टर दुबे का निवास है वहाँ पर इनका निवास हुआ करता था। आपके 2 पुत्र, एक डॉक्टर सोमेन और एक डॉक्टर जैन,
एलएलबी नाम में क्या शुक्ल जी, वो एमडी मेडिसिन है। उन्होंने अपने पुत्रों, दोनों पुत्रों को अपने ही तरह संस्कारवान बनाया, ये सबसे बड़ी बात है। साफ सुथरा जीवन जीने वाले उनके दोनों पुत्र हैं, समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। तो यह उनका, उन्होंने अपने पिता का ऋण और माता का ऋण चुका दिया। व्यवधान हो गया था थोड़ा सा, अभी भी है। तो कार्यपालन यंत्री से छोटे पुत्र उनके सोमन जी रिटायर्ड हुए और बड़े भाई यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एमडी मेडिसिन रहे। और सभी लोगों के प्रति दोनों भाइयों का इतना अच्छा सामाजिक सरोकार रहा कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में लोगों का जो भला कर सकते थे वो किया। ये उनको अपने माता पिता से संस्कार मिले और मैंने शायद बहुत कुछ उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। ईमानदारी की पत्रकारिता करने वाले लोग इस शहर में अब इन्हें गिने ही मिलेंगी। तो मैं ये नहीं कहना चाहता, मेरे कहने का आशय ये है कि हैं, लेकिन उनको प्रोत्साहित करने की भी समाज को ज़रूरत है। हमारे भाषा के धनी और साहित्य के पुरोधा श्रद्धेय आचार्य जी भी मंच पर आ चुके हैं। मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में आए और कुछ समय तक वो सागर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के भी मतलब इंचार्ज रहे हैं। यह एक बड़े गौरव की बात है कि ऐसे लोग, मूर्धन्य लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। सुखदेव तिवारी जी दादा उनके साथी रहे और जवाहरलाल अग्निहोत्री जी हमारे बहुत ज्येष्ठ हैं और श्रद्धेय हैं। और बाकी सब प्रकाश आगे के वक्ता लोग डालेंगे। मैं बीच में मैंने अपना संबोधन दिया बगैर किसी उसमें, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं उनके साथ में बहुत आत्मीय तौर से जुड़ा रहा। वो बहुत स्नेह करते थे, वो मुझसे उम्र में बड़े थे लेकिन उन्होंने भरपूर प्यार दिया मुझे। मेरे श्रद्धेय चाचा जी के सिलाकाई जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी साथ डॉक्टर शुक्ला जी के साथ में रहा है। आप सभी को मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिलाकारी जी का। आपने निश्चित रूप से हम सबको डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल के जो पत्रकार के रूप में उनका जीवन था उसके बारे में बतलाया कि कैसे विषम परिस्थितियों में उन्होंने संघर्ष करते हुए अपना साप्ताहिक जनमन अखबार निकाला और वो निर्भीक पत्रकार रहे। मैं आपको बता दूं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में श्री अनिल श्रीवास्तव, श्री चक्केश जैन, श्री संदीप बोरे और इस कार्यक्रम में आज महती भूमिका निभाई श्री मुकेश तिवारी जी, जो कि मंच से लेके माइक और अन्य व्यवस्थाओं में शामिल रहे। और सबसे प्रमुख व्यवस्था रही श्री सोमन शुक्ला और उनकी श्रीमती जी मंजू शुक्ला जी की, कि उन्होंने एक बहुत ही सराहनीय सार्थक यहाँ कार्य किया। अपने पिता और माँ की स्मृति में शुक्ला जी ने ये कार्यक्रम संपन्न कराया। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे नगर के श्रेष्ठ अधिवक्ता और हाई कोर्ट में जिनकी काफ़ी डिमांड रहती, मांग रहती है, ऐसे श्री जवाहर अग्निहोत्री जी, जो कि डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल परिवार से काफ़ी नज़दीक रहे। वो उन्होंने काफ़ी नज़दीक से जाना है इस परिवार को। ऐसे जवाहर अग्निहोत्री जी, बड़े भाई जवाहर अग्निहोत्री जी को मैं सादर प्रणाम करते हुए अपनी उनके आशीर्वाद के लिए उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आशीर्वचन दें। वैसे मैं सामान्य रूप से वर्षों से सामाजिक कार्यक्रम में जाना बंद कर दिया।
कारण ये है, उसका गंभीर कारण है। बचपन से जिस विचारधारा में जिया हूँ और पाल पोस के बड़ा किया हूँ, उसकी मृत्यु 73 में हो गई थी और पिंडदान 1977 में हो गया था। समाजवादी पार्टी जब लोहिया जी से मर्ज हुई संसोपा से और जातिगत समीकरण पर समाजवाद चलने लगा, तो मृत्यु समाजवाद की हो गई थी। और जब जनसंघ से मिलके जो थोड़ा बहुत समाजवाद था जनता पार्टी में विलीन हो गया, तो उस दिन पिंडदान हो गया था और राजनीति से मैंने संन्यास ले लिया था कि मेरी कोई गुंजाइश अब यहाँ नहीं है। डॉक्टर शुक्ला से तो मेरा बहुत पुराना संबंध था। सागर में अकेला रहता था, तो जाते वक्त खाना परवन वाजपेयी के यहाँ होता था और कोर्ट से आते हुए डॉक्टर शुक्ला के यहाँ खाना होता था। और जो टिकपिट्स शिप्रा के डॉक्टर साहब के होते रहते तो उसका आनंद लेता था। बेटी और बाप में बड़ा लगाव होता था। डॉक्टर साहब को बिल्ली से बड़ा मोह था और शिप्रा को बिल्ली से बड़ी चिढ़ थी। क्यों तो नहीं? डॉक्टर साहब को कुत्ता के पिल्ले से बहुत नफरत थी और सोविन को कुत्ता। ये दो घटनाएं और दो ऐसी चीजें होती थी जो भाभी जी से उनका तनाव पैदा कर। चिंता की बात नहीं, बल्कि वहाँ जोड़ने की आदत, जोर से बोलने की आदत होती है। और एक आदमी एक जज के सामने ही अकेले बोलने की आदत होती है। और जब तक हमारे सलाहकार जी बैठे तब तक मैं बोलता था। पानी की जरूरत है और है तो अच्छी बात। हम और शुक्ला जी का अखबार एक ही क्षमता था। मैं उस टाइम पार्लियामेंट लेक्चरर था। शुक्ला जी कहीं लेक्चरर उस टाइम नहीं थे जिससे उनके पास पर्याप्त समय होता था। तो वो कृपा करके पहला मेरा अखबार छापने देते थे, जिसको जल्दी जाना है और फिर हमारा बाद में जाएगा। और शाम को दोनों जन साथ जाके प्रिंट निकाल के कंपोजिंग जो होती थी। और फिर शुक्ला जी जो हैं अपने पैसे से हमको नाश्ता कराते थे। शुक्ला जी के बहुत से राज थे जो हम जानते थे। उन्हें डर रहता था कि मैं भाभी जी को न बता दूं, इसे वो हमको बहुत नाश्ता कराते थे। जैसे शुक्ला जी की बहुत जमीन थी, लेकिन वो घर में बच्चों तक को नहीं बताते थे कितनी है। अगर पूछो तो वो जोर जोर से लड़ने लगते थे। 18 एकड़ जमीन थी नरियावली में। तो अगर 26 बोरा गेहूं आया तो वे 20 पहले बेच देते थे और 6 घर में देते थे और छाती ठोक के बोलते थे 20 बोरे जी मैंने कमाए। तो उनको डर रहता था कि जवाहर कहीं मुंह ना खोल दे। इसे हम पे उनकी विशेष कृपा रहती थी। और जब जिस दिन साइकिल पर बिठाल के नाश्ता कराने चौरसे में ले जाएं तो अनुमान लगा लेते थे कि डॉक्टर साहब नरियावली वाला गेहूं बेच के आ गए। डॉक्टर साहब का अखबार वाकई में अच्छा अखबार था। हमारा अखबार तो एक पार्टी लाइन का समाज अखबार था जो विशेष आदमियों के लिए था। और 60 से शुरू किया था, 73 में बंद कर दिया था मैंने। सोविंद्र वगैरह अखबार बांटते थे हमारा। तो डॉक्टर साहब यूं कहा बड़े पॉपुलर व्यक्ति थे। उनके साले से ज्यादा सगे साले विट्ठल भाई थे।
और वे डॉक्टर साहब की चुगल करने में कभी चूकते नहीं थे, किसी न किसी को उकसा देते थे। और फिर डॉक्टर साहब 3 बत्ती पर उसको गाली देते थे, कछिया साला ऐसा वैसा। और भाभी जी के जो भाई थे वो उनके यहाँ विट्ठल भाई का क्लासमेट था। जब तक डॉक्टर साहब रहे अवचेतन अवस्था छोड़ के, विट्ठल भाई ने खूब संबंध निभाया। वो संबंध ऐसा निभाया कि जब उनका अखबार निकलता था उसका टिट्स उसमें व्यंग्य में कहीं ना कहीं किसी को उकसीर देते थे, कभी कभी शायद सलाहकारी को, कभी अपना श्रीमान बैठे हुए हैं आचार्य जी को। लेकिन शुक्ला जी आए, वो हम लोग सब साष्टांग हो जाते थे और शुक्ला जी अपने पैसों से खूब खाते तवज्जी करते थे। तो उनके सानिध्य सिर्फ आशीर्वाद नहीं होता था, खान पान और मस्ती भी होती थी। डॉक्टर शुक्ला का अखबार और डॉक्टर रमेश दत्त दुबे की चर्चा ना हो, चले गए बेचारे, ये असंभव बात था। जो डॉक्टर साहब कहेंगे उनके सामने रमेश जी उसका प्रतिवाद करेंगे और फिर दोनों में तीव्र बहस होगी। मुझको एक एडवांटेज होता था, मैं सबकी सुनता था, बोलता नहीं था, इससे मेरे से विवाद उनका कभी नहीं हुआ। और ये क्रेडिट बच्चों को स्थापित करने की श्रीमती शुक्ला हो जाती है। तो डॉक्टर साहब का परिवार में ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाए, अध्ययन में रहे, अखबार में रहे। और जैसे उस टाइम के गांव से आया हुआ आदमी, मैं भी गांव से आदमी आया हुआ था, कि तमन्ना होती थी कि शिक्षा के दम पर, लोगों के सानिध्य के दम पर, कुछ आदर्शों के दम पर हम ऊंचाई पाएं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर साहब की भी इच्छा थी कि कांग्रेस पार्टी की इतनी सेवा की है, उनको कांग्रेस अपना प्रतिनिधि चुने। लेकिन समस्या ये थी, तब तक कांग्रेस पार्टी एक भोजवाद की शिकार हो गई थी। 69 में शायद कांग्रेस का विभाजन हुआ था। डॉक्टर साहब श्यामाचरण वगैरह से संलग्न थे और मिसेस गांधी के प्रति श्यामाचरण शुक्ला का ढुलमुल रवैया था, इसलिए उमाशंकर दीक्षित भी उनकी मदद नहीं कर पाए। ये आंतरिक बात उन्होंने मुझे बताई और मैंने वेरीफाई की। ऐसा कोई नहीं, मेरी भी इच्छा थी कि मैं कुछ करूं, कुछ पोस्ट पे जाऊं, लेकिन इच्छा इस कीमत में नहीं थी न आज है। मुझको तो मीसा की पेंशन भी मिलती है, लेकिन मैं किसी मंत्री को अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता। मैं कभी 15 का 6 दिन नहीं जाता। तो डॉक्टर साहब भी जब इमरजेंसी में बंद थे तो बड़ी दुखी मन से मैं पैरोल पे आया था, तो बोलते हैं जवाहर मर जाना, माफ़ी न मांगना। ऐसे अंधभक्त नहीं थे डॉक्टर साहब। शुक्ला उस दिन मैंने जाना कि नहीं, पर्सनल लिबर्टी को ये आदमी क्रेडिट देता है। समय काफ़ी हो गया है, फिर कभी वैसे मैं कहीं जाता नहीं हूँ। मेरे परिवार के बड़े भाई थे, मुझसे 18 साल बड़े थे, मैं भी 85 साल का हो गया हूँ, लेकिन जाने की इच्छा होती नहीं। तो वो ना माहौल है, अब तो जय जयकार वाला माहौल है राजनीति में। किसी के पूँछ हिलाइएगा और टुकड़े खाइएगा। ये मेरे माँ बाप ने सिखाया न, मेरी पीढ़ी, अधिकांश पीढ़ी ने, जो मेरी पीढ़ी थी उसने ये कभी नहीं किया, जो वर्तमान पीढ़ी कर रही है। धन्यवाद। हम लोगों के अहोभाग्य है कि हमें इतनी बुजुर्ग पीढ़ी के
ऐसे तू वचन सुनने को मिले जो वास्तव में अब लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे महानुभावों के संस्मरण हमें निश्चित रूप से प्रेरणादायी है, खासकर यूथ के लिए। जो पूंछ वाली बात बताई आदरणीय वकील साहब ने, वो बिल्कुल सटीक व्यंग है। आज ये निश्चित रूप से बहुत गरिमामय कार्यक्रम रहा। इसमें शुक्ल परिवार की महती भूमिका, डॉक्टर शैलेंद्र शुक्ल और खासकर उनके छोटे भाई सोमेन शुक्ल, जिन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी इस कार्यक्रम में, तन मन धन से, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं की। तो जब कोई निस्वार्थ भाव से और पूर्ण लगन के साथ ईमानदारी से काम करता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। यदि आप किसी के घर गए और सामने वाले ने बोला कि भाई अंदर चाय बना दो, वो चाय वो बन के आई तो टेस्ट नहीं आया, तो ये समझ लीजिए कि चाय अच्छे ढंग से बनाई नहीं गई। लेकिन यदि चाय अच्छी बनाई गई, मन से बनाई गई, तो चाय में टेस्ट जरूर आता है। ऐसे ही भोजन में भी टेस्ट जरूर आता है। इसी तरीके से इस कार्यक्रम में टेस्ट जरूर आया है। क्या मैं गलत हूँ? तो ऑस्ट्रेलिया से पधारे हुए श्री निहित व्यास जी, जो कि सोहन भाई के दामाद साहब हैं और बात तो बहुत स्मार्ट यंग, यानी मैं तो दंग रह गया कि भाई उतनी दूर से आए और इतना सुंदर दामाद इनको मिला, इतना अच्छा दामाद मिला। लोग जलन होती है, जलन होती है यार, बताओ सोमन को इतना अच्छा दामाद मिल गया, गजब है, वो भी दोनों जन ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे निहित व्यास जी आभार व्यक्त करने के लिए हम सबके बीच में आएंगे। आइए। नमस्कार। इस आयोजन के अंत की तरफ हम आ चुके हैं। इंद्रदेव ने भी दर्शन दे दिए। शुक्ला परिवार का मैं सबसे नया सदस्य हूं। आज दादाजी और दादी जी के बारे में जितना कुछ सुना, बस एक दुख का अनुभव करता हूं कि उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिला। उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकर और आप सभी का उनके प्रति जो स्नेह है उसे देखकर बहुत गौरवान्वित और प्रेरणा का अनुभव कर रहा हूं। उनके आशीर्वाद, उनकी परंपरा और उनकी विरासत हमारे साथ है और हमेशा रहेगी। ये शायद उनका आशीर्वाद ही था कि दुनिया के एक दूसरे कोने में मुझे दुनिया की सबसे प्यारी और सबसे अच्छी जीवन साथी के रूप में सौम्या मिली और इतना प्रेम पूर्वक, इतना स्नेही परिवार मिला। आप सभी का हमारे परिवार के और दादाजी दादी जी के जीवन यात्रा में हमेशा साथ और सहयोग रहा और आप सभी का आभार मैं शिव मंगल सिंह सुमन जी की इन पंक्तियों से व्यक्त करना चाहूँगा। दादाजी और दादी जी अगर आज होते तो इन शब्दों से वो भी सहमत हो। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रसाद, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। सांसों पर अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई, दो स्नेह शब्द मिल गए मिली नव स्फूर्ति थकावट दूर हुई। पथ के पहचाने छूट गए पर साथ साथ चल रही याद, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। जो साथ न दे पाए मेरा उनसे कब सुनी हुई डगर, मैं भी न चलूं यदि तो क्या राही मर लेकिन राह अमर। इस पथ पर वे ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। हमारी समझ में नहीं आ रही कि अब हम क्या करें।
आभार व्यक्त भी हो, नाश्ता चाय पानी भी हो, पानी